हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, आज अपन अपना नया चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गैसियस स्टेट। ठीक है, अपना जो नया चैप्टर है वो है गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। देखो भाई, गैसीय अवस्था क्या होती है? सबसे पहले तो ये देखो, आपने पढ़ रखा है मुख्य रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो अवयवी कण होते हैं इनके मध्य अंतराणु का आकर्षण बल या तो अनुपस्थित होता है या लगभग नगण्य होता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? गैसियस अवस्था या गैसीय अवस्था। क्या कहोगे? किसी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी कणों जैसे अणु, परमाणु या आयनों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल लगभग नगण्य होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो गैसीय अवस्था होती है आपको ये पता होना चाहिए कि परिभाषा तो आपने लिख ली होगी। किसी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयनों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं? बहुत ही दुर्बल होते हैं। क्या कहलाती है? गैसीय अवस्था कहलाती है। तो जो गैसीय अवस्था होती है, अगर आप ऐसे लिख सकते हो, जो गैसें होती है, ठीक है, गैसों का आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गैसों का खुद का तो आयतन जीरो होता है। ठीक है, गैसों का खुद का आयतन जीरो होता है, इनका खुद का कोई आयतन ही नहीं होता। और दूसरा, जिनका जो आकार है वो डिपेंड करता है कि आप गैस को किस में ले रहे हो। अगर आप गैस को एक बड़े कंटेनर में लेते हो तो जो गैस है उस बड़े कंटेनर का आकार ले लेती है। अगर गैस को आप बोतल में लेते हो तो जो गैस है वो बोतल का आकार ले लेती है। तो डिपेंड करता है कि आप गैस को किस चीज़ में ले रहे हो। जिसमें लोगे गैस उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगी। ठीक है, तो जो गैसों का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। गैसों का खुद का तो कोई आयतन ही नहीं होता। जिस पात्र में हम लेते हैं, जिस पात्र में हम गैस को लेते हैं उस पात्र के आयतन को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है भाई, तो गैसों का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। और देखो, गैसों की जो संपीड्यता होती है, गैसों की संपीड्यता, अब ये संपीड्यता क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? अनंत होती है। मतलब क्या है इसका? कि आप गैसों को कितना भी दबा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, गैसों को कितना ही दबाओ डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखते जाना। गैसों की जो संपीडिता होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। उनको कितना भी दबाया जा सकता है। संपीडिता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी, उनको कंप्रेस करना, दबाना। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो, जो गैसों की प्रसार क्षमता होती है, प्रसार क्षमता, जिसको आप कहते हो एक्सपैंड कैपेसिटी, एक्सपैंड कैपेसिटी, ये भी क्या होती है? अनंत होती है। मतलब अगर आप गैसों को खुला छोड़ दो घूमने के लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, तो गैसों की जो प्रसार क्षमता होती है वो भी क्या होती है? अनंत होती है। और भी बहुत सारे गुण होते हैं इनके, लेकिन जो मेन गुण थे वो अपन ने पढ़ ली। गैसीय अवस्था क्या होती है? क्या होती है? जिसमें जिनके जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य किसी भी प्रकार का, या फिर आप कह सकते हो उनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं या फिर न के बराबर होते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो ये गैसीय अवस्था होगी, गैसीय अवस्था की विशेषताएं हो गई है। ठीक है, आप इसके फोटो बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो कितनी दूर दूर जो हैं गैसों के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है भाई, ओके। आगे देखो, आप देखो, आपने पढ़ रखा है कि जो गैसें होती है वो दो प्रकार की होती है।
जो गैसें होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी गैसें? एक होती है आदर्श गैस, एक होती है आदर्श गैस जिसको आप कहते हो आइडियल गैस, और दूसरी होती है अनादर्श गैस या फिर वास्तविक गैस। अब ये आइडियल गैस क्या होती है? ठीक है, तो देखो ये कहा जाता है कि ऐसी गैसें जो सभी तापों पर गैसों के नियमों का पालन करती है। ठीक है, क्या कह सकते हो? वे गैसें जो सभी तापों पर गैस के नियमों का पालन करती है क्या कहलाती है? आदर्श गैसें कहलाती है। ठीक है भाई। दूसरा देखो कि जो दूसरा, चलो बाद में लिखते हैं वो। अब आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आदर्श होता है, आइडियल, आदर्श नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ध्यान रखना, आदर्श नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब आदर्श केस कोई होती ही नहीं है। ठीक है ना, आदर्श केस कोई होती ही नहीं है। आदर्श तो एक क्या है कि पैमाना है, तो आदर्श को सापेक्ष रख के इसके सापेक्ष दूसरी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसको रेफरेंस में रखे, है ना। तो आदर्श कुछ भी नहीं होता है। हो गया। आदर्श गैसें जो सभी तापों पर क्या करती है? गैस के नियमों का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। या फिर आप कह सकते हो वे गैसें जो सभी तापों पर आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन करती है, क्या कहलाती है? आदर्श गैस कहलाती है। इसके बाद में जो दूसरा है वो है अनादर्श गैस है या फिर वास्तविक गैस। ठीक है, आप क्या कह सकते हो इसको? नॉन आइडियल या फिर रियल गैस। ठीक है भाई, क्या होती है ये? देखो क्या होती है, इसका जस्ट उल्टा कर दो। वे गैसें जो सभी तापों पर गैस के नियमों का पालन नहीं करती है, गैस के नियमों का पालन नहीं करती है, क्या कहलाती है? वास्तविक गैस कहलाती है। ठीक है भाई, वास्तविक गैस कहलाती है। या फिर दूसरा आप ये कह सकते हो कि वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन नहीं करती है, क्या कहलाती है? वास्तविक गैस कहलाती है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि निम्न दाब व उच्च ताप पर वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श हो जाता है। ठीक है, वास्तविक गैसों का व्यवहार क्या हो जाता है? आदर्श हो जाता है। अब इसको मतलब समझाऊंगा आपको मैं, चिंता मत करो। ठीक है, ये आप उतार लो। अब एक क्वेश्चन लिखो, एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि गैसीय अवस्था प्राप्त होती है, गैसीय अवस्था प्राप्त होती है। क्वेश्चन है आपके लिए, गैसीय अवस्था प्राप्त होती है।
गैसीय अवस्था प्राप्त होती है। ऑप्शन ए उच्च दाब व निम्न ताप पर। ऑप्शन बी उच्च दाब व उच्च ताप पर। तीसरा निम्न दाब व उच्च ताप पर। और जो चौथा है सी डी, ये होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताओ गैसीय अवस्था कब प्राप्त होगी? तो देखो इसके लिए क्या कहा जाता है, दो चीज़ें अपन ले रहे हैं, एक तो प्रेशर और एक ले रहे हैं अपन टेम्परेचर। ठीक है, समझना। अगर आपका जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है, अगर आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो जो गैस के अणु हैं वो दूर दूर होंगे, चारों तरफ फैले होंगे, या फिर किसी के भी अणु जो हैं वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे। दूसरा देखो, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो अणु हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो या तो द्रव अवस्था मिलेगी या फिर क्या मिलेगी, ठोस अवस्था मिलेगी। समझना। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है अणुओं के बीच में, अगर आप अणुओं के बीच में प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रहे हो तो अणु पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, द्रवण हो जाएगा, या तो द्रव अवस्था मिलेगी आपको या फिर ठोस अवस्था वहाँ पे मिलेगी। अगर दाब कम है, दाब कम होगा तो सीधी सी बात है अणु क्या होंगे, चारों तरफ फैले हुए होंगे। तो बताओ आपको जो गैसीय अवस्था है वो कम दाब पे मिलेगी या ज़्यादा दाब पे मिलेगी, कम दाब पे मिलेगी। ठीक है, तो गैसीय अवस्था के लिए जो प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब दाब कम होगा तो जो गैसें हैं वो चारों तरफ, गैसें के जो अणु हैं वो चारों तरफ फैले रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं टेम्परेचर की। तो देखो भाई, आपको पता है कि जब आप ताप बढ़ाते हो तो जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लग जाती है। तो जैसे उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगेगी वो चारों तरफ रैंडम मोशन करने लग जाएंगे, तो मतलब घूमने लग जाएंगे, दूर दूर जाने की वो कोशिश करेंगे। तो जब अणु दूर दूर जाएंगे तो कौन सी अवस्था मिलेगी आपको, गैसीय अवस्था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए गैसीय अवस्था के लिए। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, दाब क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, और ताप क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो जो तीसरी कंडीशन है वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि गैसीय अवस्था प्राप्त होने के लिए क्या ज़रूरी है, दाब का मान कम होना जरूरी है और ताप का मान ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, ठीक है। और देखो मैंने एक चीज़ आपको वास्तविक गैसों में लिखवाई थी कि ये जो गैसें होती है ये निम्न दाब व उच्च ताप पर कैसे व्यवहार करती है, आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती है। तो आप याद रख लेना, एट LPHT, एट LPHT गैसों का व्यवहार कैसा हो जाता है, आदर्श हो जाता है। याद रखना, एट LPHT लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है भाई, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो कोई भी गैस होती है उसका व्यवहार कैसा हो जाता है, आदर्श हो जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, आप केवल इसको याद रखना, LPHT को। LPHT का मतलब क्या है, गैसों का व्यवहार कैसा होगा, आदर्श। ठीक है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। इन सब को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं गैसों के नियम। इम्पोर्टेंट है भाई, गैसों के नियम, गैसों के नियम, लॉज ऑफ गैसेज, या फिर गैस लॉ भी आप इनको कह सकते हो, गैस लॉ। ठीक है, देखो भाई, आपके पास तीन ही वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। आपके पास केवल तीन ही वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। मतलब हम इन तीन चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, ताप, दाब और आयतन में ही परिवर्तन किया जा सकता है। किसके लिए, गैसों के लिए। तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन मान रहे हैं भाई
जितने भी गैस के नियम पढ़ेंगे वहाँ पे एक अजम्पशन मान रहे हैं, ठीक है। और वो अजम्पशन ये है कि जो गैस होते हैं, गैसों का जो द्रव्यमान है, ठीक है, या जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या वो हमने क्या कर दी है, फिक्स लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट कर रखी है। ऐसा अजम्पशन अपन मानते हैं कि जो गैस का द्रव्यमान है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो जो गैस के नियम होते हैं वो कौन कौन से नियम है। सबसे पहला तो बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम, ठीक है। दूसरा जो नियम है वो है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। तीसरा जो नियम है वो किसका है, गैलुसेक्स का नियम, गैलुसेक का नियम, ठीक है। और चौथा जो है वो किसका है, अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम, बिल्कुल इजी, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं बॉयल्स लॉ। सबसे पहला कौन से पढ़ने वाले हैं अपन, बॉयल्स लॉ। तो हेडिंग नंबर 1 डाल दो आप, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहोगे, बॉयल का नियम। अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जो अपन ने भी 4 नियम लिखे थे, एक बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, तीसरा गैलुसेक्स का नियम, और चौथा कौन सा था, अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, तो देखो सीधे सीधे एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप तो उनको याद रख लेना, फिर आगे कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ तो आप लिखोगे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या फिर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बात एक ही है। यहाँ पे आप लिखोगे V प्रोपोर्शनल टू T, चलो V से लेते रहना आप। यहाँ लिखोगे P प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ लिखोगे V प्रोपोर्शनल टू N, बस ये लिख लेना आप, तो फिर आपका सब कुछ काम बन जाएगा। ये एक एक लाइन याद रखनी है आपको। जो बॉयल का नियम V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, चार्ल्स का नियम V प्रोपोर्शनल टू T, गैलुसेक्स लॉ P प्रोपोर्शनल टू T, और एवोगाद्रोज लॉ V प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, केवल इतना याद रखोगे, इसके अलावा कुछ भी याद आपको नहीं रखना। तो देखो आओ, सबसे पहले अपन नियम पढ़ रहे थे बॉयल्स लॉ, क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, या फिर आप कह सकते हो जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, P के, या फिर उल्टा कह सकते हो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर आप कह सकते हो P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, देखो क्या कहता है। अब हमारे पास 3 वेरिएबल थे, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो जितने भी नियम पढ़ने वाले हैं हम, उन नियमों में सबसे, इन तीनों में से कोई भी एक जो वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, कोई भी एक जो वेरिएबल होगा उसको हम कांस्टेंट मानेंगे, और बच गए जो 2 वेरिएबल हैं उनके बीच में अपन रिलेशन पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला रिलेशन बॉयल्स लॉ का आ रहा है वो किस किस के बीच में आ रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आ रहा है। तो जरूरी यहाँ पे कौन सा कौन कांस्टेंट हुआ होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, तो जो बच रहा है, देखो 2 वेरिएबल लेने के बाद जो तीसरा बचता है वो क्या होता है, सीधी सी बात है, कांस्टेंट होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन दोगे आप, इसकी जो डेफिनेशन दोगे ध्यान से सुन लेना, बस एक बता रहा हूँ, उसके बारे में सब कुछ आप लिख लोगे। एक चीज़ दिमाग में बैठा के रखना कि जो हम यहाँ पे जो गैस के नियम पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक अजम्पशन मान रहे हैं कि जो गैसों का द्रव्यमान होता है वो क्या है, फिक्स है, नियत है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो परिभाषा सुनना। सबसे पहले तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, इस वाले केस में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो आप लिखोगे, आप ऐसे लिख देना, ये नियम किसके द्वारा दिया गया था, बॉयल के द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार देखो आपको रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी रटना नहीं है, केवल बस ये याद रख लेना, इसके अलावा परिभाषा भी आपको याद नहीं रखनी। इस नियम के अनुसार क्या है, स्थिर ताप पर
स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, ये देखो ये लाइन अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन करना, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान को अंडरलाइन करना। मैंने कहा था ना द्रव्यमान कैसा लेते हैं अपन, फिक्स लेते हैं। तो हमने क्या कहा, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है वो उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहलाता है, बॉयल का नियम कहलाता है। हुआ याद। यहाँ पे अपन कौन सी वेरिएबल ले रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो तीसरा कौन सा वेरिएबल बच गया, टेम्परेचर बच गया। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, या फिर आप कह सकते हो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उस गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या कह सकते हो आप इसी की दूसरी परिभाषा दे सकते हो, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान। ये लाइन तो आपको सब में ऐड करनी है, गैस का निश्चित द्रव्यमान। ठीक है, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उस गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई है। तो कुछ भी याद रखने की डेफिनेशन पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तो ये रिलेशन याद रख लेना। इसके अलावा एक चीज़ बस परिभाषा में ज़रूर ऐड करते रहना कि निश्चित दाब पे अपन सारी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अर्थात V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस समानुपाती को उठाओगे। ठीक है, तो क्या करोगे, एक स्थिरांक लगाओगे K, और आगे क्या था आपके पास 1/P। ठीक है भाई, ये क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया है। अब देखो जो समीकरण 1 आया है, आप यहाँ से ये कह सकते हो क्या कि जो K है, K बराबर क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। क्या है, समानुपाती स्थिरांक। तो अपना तो मेन फोकस किस पे होगा, स्थिरांक कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी लिया हो आप, इसकी वैल्यू में से क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो क्या कि PV बराबर क्या हो जाएगा, K। कह सकते हो क्या, अर्थात PV बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि जो P1V1 बराबर K मान लो, स्थिरांक ही तो है, स्थिरांक कुछ भी हो सकता है, बराबर K। ठीक है, और दूसरा क्या लोगे आप, P2V2 बराबर भी क्या आएगा, स्थिरांक ही आएगा। तो जब दोनों समीकरणों को बराबर करोगे तो K से K मर जाएगा, और क्या आएगा, P2V2 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या कि P2/P1, इस P1 को इधर ले आए तो इस V2 को अपन इधर ले आएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, V1/V2 हो जाएगा। हम समझना ध्यान से, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको ये मैं बताने वाला हूँ। ये लिखा, समानुपाती को उठाया, एक स्थिरांक लगा दिया K। ठीक है, K क्या है अपना, समानुपाती स्थिरांक है। अब इस P को इधर ले गए तो क्या आ गया, PV बराबर क्या आया, K आया। तो आप लिख सकते हो कि PV बराबर क्या होता है, PV बराबर स्थिरांक है, तो हमने लिख दिया। अगर ऐसा होता है तो P1V1 बराबर क्या होगा, P2V2 होगा। यहाँ से हमने P2/P1 की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, V1/V2 आ गई है। ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं
ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपकी सहायता करेंगे। ध्यान रखना रे, आपको ये भी याद नहीं रखना, ये डेरिवेशन भी याद नहीं रखना, केवल ये याद रखना है, यहाँ से सब कुछ आप डिराइव करके ले आ सकते हो। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ, थोड़े से ग्राफ्स बनाना सिखा देता हूँ। तो ध्यान रखना, मैंने पहले भी बता रखा है इसको, लेकिन फिर भी आप देख लो, जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है वहाँ बता रखा है। पहला ग्राफ है y = mx, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, इधर y एक्सिस इधर x एक्सिस, ये बनेगा, ठीक है। और इसका जो ढाल है वो क्या आएगा, m आएगा। दूसरा जो ग्राफ है y = -mx, तो ये y है, ये x है, ये बन गया। इसका जो ढाल है वो कितना आएगा, -m आएगा। और तीसरा जो ग्राफ है वो है आपका y = mx + c, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ये रहा इसका ग्राफ आ गया किसका, y = mx + c का। इसका जो ढाल है वो कितना आ रहा है, m, और ये जो जगह होती है इसको कहा जाता है अंतःखंड, इंटरसेप्ट, ठीक है। इसका मान कितना आ रहा है, c। अब बार बार ये ढाल 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 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो ढाल जिसको आप क्या कहते हो, स्लोप, इसका मतलब होता है dy/dx। जैसे इस पॉइंट पे अपने को ढाल निकालना है, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू देख लो और इस पॉइंट पे किसकी वैल्यू देख लो, x की वैल्यू देख लो, और दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, आपका ढाल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ो, पॉइंट ग्राफ नंबर 4, y = -mx + c। तो इधर आपने y एक्सिस ले रखी है, इधर x एक्सिस ले रखी है। ये जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, आराम से आगे तक जाएगा, ठीक है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे आगे तक जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो ग्राफ है आगे तक चला जाएगा, ये 0। अब इसका जो ढाल है वो कितना आएगा, -m, और ये जो जगह ये अपनी क्या है, अंतःखंड है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, c। ये रहा। एक ग्राफ और देख लो, y = m/x, ये y और ये क्या आ गया आपका x। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पैराबोला बनता है, पैराबोला। केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, इस ग्राफ को थोड़ा सा ये ऐसे बना रखा है, ये आरएनएस टाइप ग्राफ है, तो इसको आप चेंज कर लेना, y = m/x ग्राफ ऐसा वाला बनता है, ठीक है। अब देखो अपन कुछ ग्राफ्स बना रहे हैं इस वाले लॉज के लिए, गेलो शेक वाला, सॉरी बॉयल्स का जो लॉ है, इसके लिए अपन कुछ ग्राफ बना रहे हैं। देखो सबसे पहला मैं आपको कह रहा हूँ P, या फिर आप कह सकते हो V वर्सेज P ग्राफ बनाओ पहला। तो ये समीकरण रही अपनी, क्योंकि V = K.1/P होता है अपने पास। तो पहला जो ग्राफ कहा गया है वो 1/P के वर्सेज कहा गया है, ठीक है। तो ये तो कहाँ मिलेगा आपको, y एक्सिस पे, और 1/P कहाँ मिलेगा आपको, x एक्सिस पे लेना है। पहले वाले को हमेशा y एक्सिस पे लेना है, दूसरे वाले को हमेशा x एक्सिस पे लेना है। तो ये बच गया, ये क्या बच गया, m। तो समीकरण क्या आया, y = mx। और आपको सबको अच्छे से पता है कि y = mx का ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। y एक्सिस पे क्या लोगे आप, v। x एक्सिस पे किसको लोगे, 1/P को आप लोगे। आप P वर्सेज 1/V भी बना सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, ठीक है भाई। और देखो इसका जो ढाल है वो कितना आएगा, ढाल कितना है, K, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, ढाल आ जाएगा। अब देखो हमने क्या कहा था कि जो बॉयल्स लॉ ले रहे हो आप, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है क्या, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अपन लग रहा है ना स्थिर ताप पर। तो स्थिर, ये जो ग्राफ बना है इसको आप क्या कहोगे, आइसोथर्म। इसको
कहा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि स्थिर ताप पर, आइसो का मतलब सम, थर्म का मतलब ताप, तो ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, समतापी वक्र है। ठीक है, आपको कोई कहे कि गैसों का समतापी वक्र बनाओ, कैसा बनेगा, तो आप बना देना, ऐसा बनेगा कि बॉयल के नियम के अनुसार P और V के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं, या फिर V और 1/P के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो कौन सा मिलेगा आपको, आइसोथर्म ग्राफ मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो जरा सा यहाँ से, अगर आपसे हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो तो रहने देना। जो क्वेश्चन है वो है, चलो बाद में देखते हैं, चलो देख लो, V और 1/P। ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये ग्राफ है और बोल रहा है, देखो ये जो ग्राफ है एक T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर पे, तीनों ही कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो तीनों ग्राफ हैं उनका टेम्परेचर अपने क्या है कह दिया, अलग अलग कह दिया। तो बोल रहा है कि जो इनमें से कौन सा रिलेशन है वो क्या होगा, सही होगा। तो बता सकते हो आप, चलो गैस करो। ठीक है, समझो, अगर नहीं पता तो समझो ध्यान से इसको। हमारे पास जो समीकरण आई थी वो क्या थी, V इज इक्वल टू K अपॉन 1/P। ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम ग्राफ किस बीच में बना रहे हैं, V और 1/P के बीच में। तो जो K है वो क्या है, कांस्टेंट अपना, तो क्या तो वैसे ही कांस्टेंट है। ये स्लोप है क्या, देखो रे, स्लोप क्या आया, इसका ढाल क्या आया, K ही तो है, तो ये स्लोप है। अब एक ज़रा सी चीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि PV बराबर क्या आ जाएगा, K आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो एक थोड़ी छोटी सी साइड में देख लो एक बार, PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। ठीक है, PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। तो PV बराबर अपने पास क्या आ रहा है, K आ रहा है, K क्या है, ढाल है। तो आप n नंबर ऑफ मोल, मैंने कहा था ना, मोलों की संख्या क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, फिक्स लेते हैं। R, ये तो गैस इस तरह का सबको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये तो हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि PV जो प्रोपोर्शनल है वो किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। जब आप समानुपाती को उठा दोगे तो एक इस तरह का लगा दोगे, क्या कि बात तो वही है ना। तो PV किसके समानुपाती है, टेम्परेचर के, और PV ये किसके बराबर है, K। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो क्या कि जो K है वो समानुपाती होगा किसके, T के। कहने का मतलब अगर K बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सीधी सीधी बात यह है कि आप ये कह सकते हो, अगर स्लोप अगर बढ़ता है, वैसे समानुपाती को उठाओगे तो एक इस तरह का लगेगा K, और वो किसके बराबर होगा। आपने कहा कि PV बराबर K है, तो PV की जगह क्या रख दो, K रख दो, K समानुपाती क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो स्लोप अगर बढ़ेगा, स्लोप अगर बढ़ता है तो जो टेम्परेचर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो K है वो प्रोपोर्शनल है किसके, T के प्रोपोर्शनल है। तो स्लोप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो स्लोप क्या होता है, अभी मैंने बताया था, स्लोप क्या होता है, dy/dx। y एक्सिस पे जो वैल्यू है और उसी को x एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो। तो बताओ कौन से जो ग्राफ है आपके पास, तीन ग्राफ में T1, T2, T3, किसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है, किसका स्लोप ज़्यादा है बताओ, T1 का। क्यों, देखो T1 थोड़ा ऊपर की तरफ है, आपको इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे। तो ये रहा y की वैल्यू और ये रही x की वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू कम है, ऊपर वैल्यू ये क्या है, ज़्यादा है। इसी बिंदु पे आप निकालो, तो ये कहीं दूर जा रहा होगा, और आगे निकालोगे तो देखो नीचे वाली वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो x की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, गिरेगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका स्लोप तो जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है
ये रहा, फिर ऊपर बढ़ा, फिर ऊपर बढ़ा। तो जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ होगा उसका स्लोप उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा T1 का। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, पहला वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई। और देखो, अभी अपने तो एक ग्राफ बनाया है, कौन सा, V वर्सेज 1/P। दूसरा ग्राफ देखो, जो दूसरा ग्राफ है वो है V वर्सेज P या फिर P वर्सेज V। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन थी V = K.1/P। हमें क्या चाहिए, ओनली ये चाहिए। तो y = इसको तो कहाँ ले लिया अपने को, y एक्सिस पे। और देखो ये K.1/P को अकेला P कहाँ चाहिए अपने को, तो x एक्सिस पे चाहिए। ठीक है, अकेला P, जो अकेला P है वो कहाँ चाहिए, x एक्सिस पे चाहिए। और जो ये कहाँ चाहिए आपको, y एक्सिस पे। अब जो k बच गया वो क्या हो गया, m। तो आप ये कह सकते हो क्या कि जो k तो ऊपर m है और जो x है वो नीचे है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि y = m/x का ग्राफ बनेगा। और y = m/x का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, तो इधर आपने लिया वॉल्यूम, इधर आपने लिया प्रेशर, तो ये अगर आपने कहा कुछ ऐसा। या फिर आप कह सकते हो अगर आप प्रेशर इधर लेते हो, वॉल्यूम इधर लेते हो, तो भी ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो तो ग्राफ बनता है ऐसा। मतलब जो गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे गैसों का व्यवहार पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ोगे एंड्रयू का प्रयोग आगे, तो वहाँ पे ये ग्राफ आपके काम में आएगा। ठीक है, तो आप इसको फिलहाल मत बनाओ, बनाना चाहो तो बना सकते हो P वर्सेज V ग्राफ, और ये बना सकते हो लगभग, इसको सीधा सही बना लेना। ये तो किस पे मिलेगा आपको, उच्च ताप पर। चलो सही से बना देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा कर्व टाइप मिलेगा। ये तो मिलेगा आपको उच्च ताप पर, और ये कहाँ मिलेगा आपको, निम्न ताप पर। जितने भी गैस के नियम हैं किसके ऊपर एप्लीकेबल, किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, आदर्श गैसों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो P वर्सेज V ग्राफ ये वाला मिलता है, याद रखना, ये उच्च ताप पर मिलता है, और ये ग्राफ किस में मिलता है, निम्न ताप पर। हमने क्या कहा था, एट LPHT हाई टेम्परेचर पे गैसों का व्यवहार कैसा हो जाता है, आदर्श। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैसों का व्यवहार आदर्श हो जाएगा। उस वाली सिचुएशन में ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। ठीक है भाई, ग्राफ नंबर 2 खत्म हो गया है। अगला ग्राफ देखो, अगला ग्राफ देखो भाई, अगला ग्राफ आप खुद बनाओगे, अगला ग्राफ आप खुद बनाओगे, PV वर्सेज P, ये तीसरा ग्राफ है। चौथा ग्राफ PV वर्सेज V, और पांचवा ग्राफ है log P वर्सेज log V। बस ये 5 ग्राफ अपने को बनाने हैं। ठीक है भाई, तो PV वर्सेज P बनाओ, क्योंकि आप लिख सकते हो V = K.1/P, तो P को इधर ले जाओ, क्या बनेगा, PV = K, और ये K क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हमारे पास PV प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणन आएगा, जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ध्यान रखना, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो चाहे आप कुछ ही लो PV के सामने, तो PV के सामने आप PV का ग्राफ किसी के सामने बढ़ाओ, PV तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको y एक्सिस पे क्या लेना है, PV लेना है, x एक्सिस पे किसको लेना है, प्रेशर लेना है। कुछ भी लो रे, इसका मान तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। देखो PV की वैल्यू तो एक ही बिंदु पे आ रही है, प्रेशर आप कितना ही बढ़ा दो, प्रेशर को आप कितना ही बढ़ा दो, PV की वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। PV की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस PV को आप चाहे V के सापेक्ष बनाओ, चाहे P के सापेक्ष बनाओ, किसी के सापेक्ष बनाओ, PV की वैल्यू में से क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि जो P और V है उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, दूसरा ग्राफ वही PV वर्सेज V, तो हम जानते हैं कि V =
V इज इक्वल टू K डॉट 1/P, उठा के ले जाओ, क्या आएगा P बराबर K, और ये क्या है कांस्टेंट है। वही बात आ गई, अगर कांस्टेंट है तो किसी के सापेक्ष बनाओ, ये PV और ये क्या आ गया V, ये लो, वही ग्राफ बनेगा। अरे PV तो हमेशा क्या रहेगा आपका, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट आपके पास हमेशा रहेगा। तो आप वॉल्यूम को कितना ही बढ़ा दो, प्रेशर को कितना ही बढ़ा दो, PV का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। कहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा कि PV का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। और ये कहाँ से पता लगा, ये यहाँ से पता लगा। ठीक है, ओके। लास्ट ग्राफ क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास इक्वेशन होती है उसका लॉग ले लो, ऐसा लिख सकते हैं। इस समीकरण का लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेना आपको, तो क्या आएगा log p इज इक्वल टू log k बाई p, log m बटे n क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n। तो देखो log v इज इक्वल टू log k माइनस का log p। ठीक है भाई, अब देखो अपने को तो y एक्सिस पे p चाहिए ना, तो उठा के इधर ले आओ, किसका हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का, log p प्लस log v इज इक्वल टू log k। अब अपने को तो केवल ये चाहिए इधर, तो log p बराबर, इसको उधर भगाओ, किसका हो जाएगा माइनस का। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस का log v और प्लस का log k। ये कहाँ मिला आपको y एक्सिस पे, log v कहाँ मिला x एक्सिस पे, प्लस में क्या मिल गया c। इसका जो वो आएगा स्लोप आएगा वो कितना आएगा माइनस m। तो समीकरण क्या आ गई, y इज इक्वल टू माइनस का mx प्लस का c। अब मुझे बताओ इसका जो ढाल है, जो स्लोप है वो कितना आएगा, कितना आएगा, प्रेशर दिख ही नहीं रहा, एक है कि इसके गुणा में। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तो कितना मानते हैं अपन एक, तो इसका जो ढाल है वो कितना आएगा माइनस का एक, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे। तो इधर आपने लिया log p, क्योंकि इसने कहा है log p वर्सेस log v बनाओ, log v और log p का भी आप बना सकते हो। ये रहा log v, इस माइनस वाले को पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो वही बनेगा y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी ही बनेगा। ठीक है, स्लोप वही -1 रहेगा। ये log v क्या बन रहा है, माइनस का एम एक्स प्लस का सी, ऐसा बनेगा। ये क्या है इसका अंतःखंड, इंटरसेप्ट, वैल्यू कितनी है इसकी log k। इसका जो ढाल है वो कितना आएगा, -1। क्यों, क्योंकि माइनस एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम ख़त्म हो गया है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बॉयल का नियम ख़त्म हो गया। अब तो बोलो, खुद पढ़ सकते हो। अब ये जो लॉज हैं, इनके जो एप्लीकेशन है वो अपने डेली लाइफ में बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इन गैसेस के जो एप्लीकेशन हैं वो अपने डेली लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनको आप कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे। फिलहाल आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो अपन इनका इंट्रोडक्शन ही दोबारा से पढ़ रहे हैं।